मगध साम्राज्य का उदय, राइज ऑफ मगध एम्पायर, चैप्टर 9, BA फर्स्ट सेमेस्टर, इतिहास, हिस्ट्री। भूमिका, इंट्रोडक्शन। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th BC की एक प्रमुख विशेषता थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ तो अति प्राचीन काल से ही हो चुका था, किंतु राजनीतिक इतिहास इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही प्रारंभ होता है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी है और ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जनरल आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये कुछ चैप्टर इससे आगे जो भी पढ़ाए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस काल तक लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मतलब इस समय तक लोहे वाली टेक्निक आ चुकी थी, लोग लोहे से परिचित हो चुके थे और उससे औजार, हथियार और बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे थे। इससे जीवन यापन की स्थायी प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई थी, यानी कि मजबूत हो गई थी, वो एक जगह पर आराम से रहते थे। वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई जन थी। मतलब राजनीतिक इकाई को हम क्या कहते थे? जन कहते थे। जनों का कोई स्थायी क्षेत्र नहीं था, उनका कोई फिक्स जगह नहीं थी, फिक्स स्थान नहीं था कि जहाँ पे वो हों या रहने के लिए शायद जैसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास से प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान अब जनपदों या क्षेत्रीय राज्यों ने ले लिया था। तो मतलब जो जन वाली व्यवस्था थी वो क्या हो गई? वो कमज़ोर हो गई और अब उसकी जगह किसने ले ली थी? छोटे छोटे स्थानों ने, जिनको हम जनपद या क्षेत्रीय राज्य के नाम से जाने लगे। इन क्षेत्रीय राज्यों या जनपदों का अत्यधिक विस्तार हुआ। इस अत्यधिक विस्तार के कारण ही इन्हें महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद कई सारे जनपदों को मिलाकर बनता है, उसको महाजनपद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। षोडश महाजनपद मतलब 16 महाजनपदा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में केंद्रीय सत्ता का पूर्णतः अभाव था। मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता था, केंद्रीय सत्ता नहीं होती थी। अभाव था मतलब नहीं होती थी। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण हुआ था। 16 या षोडश यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें बौद्ध साहित्य के ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। सबसे पहले कहाँ मिला था? बौद्ध ग्रंथ में कि 16 महाजनपद होते थे। नंबर 1 है काशी, 2 है कौशल, नंबर 3 अंग, नंबर 4 मगध, नंबर 5 बज्जी, नंबर 6 मल्ल, नंबर 7 चेदी, नंबर 8 वत्स, नंबर 9 कुरु, नंबर 10 पंचाल, नंबर 11 मत्स्य, नंबर 12 शूरसेन, नंबर 13 अस्सक यानी कि अश्मक, नंबर 14 अवंती, नंबर 15 गांधार, नंबर 16 कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु इस सूची में दिए गए कुछ महाजनपदों के नाम अगुंतर निकाय से भिन्न हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार, देखो अभी हमने जिन महाजनपदों की बात की थी वो तो बौद्ध ग्रंथ में मिले हैं। उस ग्रंथ का नाम क्या है? अगुंतर निकाय। ये प्रश्न पूछने को आ जाता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला था, ऐसे आ जाता है। या फिर ऐसे आता है कि अगुंतर निकाय में किन 16 महाजनपदों का, कितने महाजनपदों का उल्लेख मिला था, तो 16। ऐसे आपको याद रखने हैं ये। मतलब आपको चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है तो आप सारे प्रश्नों के जवाब आराम से दे पाएंगे। आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि ये क्या पूछ लिया, ये क्या अजीब बात है, इस तरह से। ऐसे ही दूसरी बात है, दोबारा हमें ये कहाँ मिला? इसके अलावा ये मिला भगवती सूत्र में। ये एक जैन ग्रंथ है। अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें जो नाम है वो अलग अलग हैं। अब मैं आपको भगवती सूत्र के अनुसार जो 16 जनपद हैं उनके नाम सुनाती हूँ। नंबर 1 अंग, नंबर 2 बंग, नंबर 3 मगध यानी कि मगध, इसमें मगध का नाम मगध लिखा हुआ है। नंबर 4 मलय, नंबर 5 मालव, नंबर 6 अच्छ, नंबर 7 वच यानी कि वत्स, नंबर 8 कोक्ष, नंबर 9 पान्य, नंबर 10 लाड, नंबर 11 वज्जी, नंबर 12 मौली यानी कि मल, नंबर 13 काशी,
नंबर 14 कौशल, नंबर 15 अवध और नंबर 16 संभुत्तर। तो कुछ तो इनमें कॉमन है लेकिन कुछ अलग हैं। जैसे देखो काशी कौमल है, कौशल कौमल है, कॉमन है, अंग भी कॉमन है, और आपका मगध है, इसमें थोड़ा नाम अलग है लेकिन है। वत्स है, वत्स, ये दोनों कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। मल्ल भी कॉमन है, इसमें मोली लिखा हुआ है लेकिन है दोनों। तो आप ऐसे मिला के देख लेना, काफ़ी तो इनमें कॉमन है, कुछ अलग हैं। अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र यानी कि बौद्ध वाला ग्रंथ और जैन वाला ग्रंथ में दी गई सूचियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि दोनों सूचियों में कुछ क्षेत्रीय राज्यों यानी कि जनपदों के नाम समान हैं, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स एवं वज्जी। ये 6 नाम दोनों सूचियों में मिलते हैं। जैन सूची के मालव और मौली, बौद्ध सूची के क्रमशः अवंती और मल्ल हैं। अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र दोनों में प्राप्त महाजनपदों की सूची में मिलने वाली भिन्नता पर इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी, कौन से इतिहासकार? हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या कहा है? का अभिमत है कि बौद्ध सूची से भिन्न भगवती सूत्र में जो नाम गिनाए गए हैं वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनीति स्थिति के सूचक हैं। मतलब पूर्व में भी थोड़ा दूर और दक्षिण में भी। साथ ही इन महाजनपदों का विस्तार यह सिद्ध करता है कि अगुंतर निकाय में उल्लेखित राज्यों के बाद के हैं। अतः बौद्ध धर्मग्रंथ अगुंतर निकाय में जो 16 महाजनपद दिए गए हैं वे बुद्ध के पहले विद्यमान थे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला है कि जैन धर्म बाद में लिखा गया है, और इसमें जो और राज्य जो ऐड हो गए हैं डिफरेंट, वो उससे हुए क्योंकि उसका विस्तार बढ़ गया था, वो दूर दूर तक फैल गए थे। अतएव ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के ज्ञान के लिए हमें अगुंतर निकाय की सूची को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमें अगुंतर को ही सही मानना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले की बात कर रहे हैं ना, बाद की थोड़ा ही कर रहे हैं। हम तो पहले की जानकारी पढ़ना चाहते हैं। इस समय 3 प्रकार की शासन प्रणालियां अस्तित्व में थी। नंबर 1 है राजतंत्रात्मक शासन यानी कि मोनार्की। इसमें आर साइलेंट रहता है और CHY को की बोलते हैं, मोनार्की। इसमें राज्य का प्रमुख राजा था। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज प्रमुख थे। दूसरा है गणतंत्रात्मक शासन यानी कि रिपब्लिक। सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में रिच डेविड्स ने भारत में गणराज्यों की खोज की थी। संघ गण का पर्यायवाची था। बौद्ध साहित्य में कुछ गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी संघ में 8 राज्य सम्मिलित थे। प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में लेना था जिसके सभी सदस्य होते थे। नंबर 3 है कुलीन तंत्र। इसको बोलते हैं ओलिगार्की। कुछ लोग ओलिगार्की बोलते हैं, कुछ लोग ओलिगार्की बोलते हैं, कुछ एलिगार्की भी बोलते हैं। इसका कई अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, आपको जो बेटर लगे आप वो बोल सकते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती थी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई एक बड़ा परिवार है, किसी भी तरह से वो प्रतिष्ठित है या फिर रिच है, अमीर लोग हैं, कोई एक बड़ा परिवार है, वो ही सारे लोगों को कंट्रोल करता था राजा की तरह ही, तो उसको हम कुलीन तंत्र कहते थे। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ का शासन लिच्छवी कुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ऐसे ही कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह एवं पिप्पलवन के मौर्य आदि कुलीन तंत्रात्मक शासन थे। जैसे कि हम और अभी आगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। गणतंत्रात्मक शासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपब्लिकन स्टेट। मगध शासक अजातशत्रु वज्जी संघ पर विजय पाना चाहता था। इस हेतु उसने अपने मंत्री वस्सकारा, जो कि कूटनीति में इसे चाणक्य का अगुआ कहा जाता है, को भेजकर गौतम बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा कि वज्जी इकट्ठे उठते जुटते उद्यम करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। वे लोग सभा द्वारा स्वीकृति कानून बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते और जो नियम बने हुए होते हैं, बने नियमों को भंग भी नहीं करते। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। अतः उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको हराना नामुमकिन सा है, मतलब मुश्किल है। वज्जी गणतंत्र की इस ताकत को जानकर पहले बस्कार ने इस गणतंत्र में फूट डाली। तो अब इसको पता चल गया, किसको? अजातशत्रु को क्या पता चल गया कि जो वज्जी संघ है वो तो बहुत ही मजबूत है, वो लोग तो बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और एक संघ बना के रहते हैं।
यानी कि यूनिटी में रहते हैं। तो उसने क्या सोचा कि पहले इनमें फूट डालते हैं, तो उसने पहले फूट डाली। तत्पश्चात अजातशत्रु ने इस पर विजय हासिल की, और जैसे ही फूट पड़ गई वो लोग अलग अलग हो गए तो कमज़ोर हो गए ऑब्वियसली। तो उसने क्या किया, उनको हरा दिया और उस पर विजय हासिल कर ली। भारतीय इतिहास में फूट डालो एवं राज्य करो की नीति एवं गणतंत्र की ताकत का यह प्राचीनतम प्रमाण है। अब लोग ठीक से इतिहास नहीं पढ़ते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि यूनिटी की पावर क्या होती है और फूट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यही कारण है कि आज लोगों में इतनी फूट पड़ी हुई है, वो इस बात को समझते ही नहीं कि यूनिटी का क्या महत्व है। यह कहावत प्रारंभ हुई कि संगठन में शक्ति है। तो ये दो कहावतें तब की हैं कि फूट डालो, राज्य करो, और संगठन में शक्ति है। जैसे ही आप अकेले हो जाते हो ना अपने ग्रुप से, अपने संघ से, अपने लोगों से, तभी आप कमज़ोर हो जाते हो। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। राज्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेट। अगुंतर निकाय की सूची के अनुसार 16 जनपदों को वहां प्रचलित शासन प्रणाली के आधार पर निम्न 2 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। नंबर 1 है गणतंत्रात्मक राज्य। वज्जी एवं मल्ल जनपदों में राजा के स्थान पर वहां का शासन गण अथवा संघ के द्वारा होता था। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में कुछ अन्य गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलिय, पावा एवं कुशीनारा के मल्ल और मिथिला के विदेह, विपिलवन के मौर्य। ये मतलब कौन सी जगह के कौन से लोग हैं ये बता रहे हैं। जैसे कपिलवस्तु तो एक स्टेट का या राजधानी का नाम है ना, राज्य का नाम है। तो वहाँ के लोग क्या थे, शाक्य थे। और रामग्राम के थे कौलिय, और पावा जगह के कौन थे, कुशीनारा। पावा एवं कुशीनारा इन दोनों जगह पे रहते थे मल्ल, और मिथिला में रहते थे विदेह, और पिप्पिलवन में मौर्य, और समसुमारगिरी पर्वत के भग्ग। तो एक कहाँ की जगह पे कौन से लोगों ने कौन से उन्होंने राज्य किया है ये बता रहे हैं। अलकंप के बुली, केसपुत्त के कलाम तथा वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, आप पढ़ते हैं नंबर 2 राजतंत्र। इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इसको राजतंत्र वो शब्द से ही समझ में आ रहा है आपको। अगुंतर निकाय में वर्णित राजतंत्रात्मक राज्य थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। ये कैसे राज्य थे, राजतंत्र वाले, यानी जहाँ पे राजाओं का तंत्र चलता था। 16 महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति। पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ 16 महाजनपदा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का यह युग महाजनपदों का युग कहलाता है। षोडश महाजनपदों की 8 पड़ोसी जोड़ियां निम्नलिखित हैं। मतलब 16 तो महाजनपद थे और उनसे रिलेटेड 8 जोड़ियां हैं उनकी। कौन सी हैं जो आपस में रिलेटेड थे, जैसे कि काशी और कौशल, ये शायद पास पास थे। अंग और मगध, ये आपको कहीं इसमें भी दिख जाएंगे। कौशाम्बी, इसको चलो अलग से करवा दूंगी मैं। काशी कौशल, अंग मगध, वज्जी मल्ल, चेदी वत्स। कभी कभी ये भी पूछने को आ जाता है, और ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आपको याद रखना है। कुरु पांचाल, मत्स्य शूरसेन, अश्मक अवंती, गांधार कंबोज। उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्रीय राज्य यानी कि महाजनपद अपने आप में स्वतंत्र थे। इनकी राजनीतिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अंग उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के तहत आते थे। अंग मगध का पड़ोसी एवं उसके ठीक पूर्व में स्थित था। अंग कहाँ था, मगध के। तो देखो अभी देखा था ना आपने, अंग और मगध को एक पेयर में रखा गया है क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी थे, पास पास थे। इसकी राजधानी चंपा यानी कि मालिनी थी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में की जाती है। महानगरियों मतलब बड़ी नगरियों में। अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रीवस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस थे। चंपा कला, संस्कृति, सभ्यता तथा व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मगध से इसका सतह संघर्ष चलता और अंततः मगध ने अंग को विजय कर अपने में विलय कर लिया था, यानी फिर ये बाद में दोनों एक हो गए थे। अब नंबर 2 है मगध। अंग के ठीक पश्चिम में मगध स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। चंपा नदी अंग एवं मगध को पृथक करती थी, यानी कि बीच में एक नदी थी जिससे दोनों सेपरेट होते थे, अलग अलग हो जाते थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिव्रज थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था। कालांतर में मगध की राजधानी उदयन यानी कि हर्यक वंश ने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी।
प्राग बुद्ध काल में बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासक थे। गौतम बुद्ध के समय यहाँ हर्यक वंशीय बिंबिसार का शासन था। हर्यक वंश के तहत मगध का काफ़ी विस्तार हुआ था। ये भी हम और इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी तो और भी डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हिस्ट्री और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ में भी और पॉलिटिक्स में भी और आजकल जो चल रहा है सामाजिक व्यवस्था में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि इतिहास है तो इसको रट लो, ये सिर्फ पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी बहुत काम आते हैं, इनसे हमें कुछ सीखना होता है। नंबर 3 है काशी। वरुणा एवं असी नदियों के संगम पर स्थित वाराणसी इसकी राजधानी थी। वैभव, शिल्प, बुद्धि एवं ज्ञान के लिए यह राज्य काफ़ी प्रसिद्ध था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पड़ोसी कौशल राज्य से इसका निरंतर संघर्ष चला, परिणाम स्वरूप कालांतर में इसका पतन हो गया। नंबर 4 है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। बुद्ध काल में कौशल राज्य के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती रही थी। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था, जो रामायण काल में कौशल की राजधानी थी। नंबर 5 है वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कंडग्राम के ज्ञातक विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। पाणिनि एवं कौटिल्य ने भी वज्जियों का उल्लेख किया है। यहाँ गणतंत्रीय शासन पद्धति भी और इसकी राजधानी वैशाली थी। गणतंत्रीय शासन पद्धति ये याद रखना है वज्जी में, और इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि संस्कृत एवं सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र थी। अब कभी सांस्कृतिक लिखा रहता है, कभी संस्कृत लिखा रहता है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। एक तो जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत है मुझे, कहीं मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोलती, आप लोग देखने में परेशानी तो नहीं होती। अगर आप यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो देखें तो आप इसकी स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो या तो नॉर्मल स्पीड में देखें या स्लो में देखें, लेकिन अगर आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले का बशार ही पहले वैशाली था। नंबर 6 है मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। पावा एवं कुशीनगर इनकी प्रमुख शाखाएं थीं। राजधानी संभवतः कुशीनगर ही थी। नंबर 7 है चैदी। आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत यह राज्य था। इसकी राजधानी सोथवती या सत्यमती थी। महाभारत कालीन शिशुपाल यहीं का राजा था। नंबर 8 है वत्स। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। अवंती के साथ इसका सतत संघर्ष चलता रहता था, मतलब लड़ाई होती रहती थी जीतने के लिए। नंबर 9 है कुरु। दिल्ली और मेरठ के समीप यह राज्य स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नंबर 10 है पंचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद का निर्माण करते थे। यह 2 भागों में विभक्त था। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पल्य थी। नंबर 11 है मत्स्य। आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर राज्यों की भूमि पर यह जनपद अवस्थित था। इसकी राजधानी विराटनगरी थी। नंबर 12 है शूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। नंबर 13 है अश्मक। सभी 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। नंबर 14 है अवंती। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ये तो बाहुबली में पढ़ा होगा आपने, महिष्मती। इन दोनों के बीच पढ़ा नहीं होगा, देखा होगा। इन दोनों के बीच वैत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। वत्स महाजनपद से इनका संघर्ष चलता रहता था। बाद में मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। नंबर 15 है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन भारत में विद्या का एक प्रमुख केंद्र था।
नंबर 16 है कंबोज। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर के भाग पूर्व में कंबोज महाजनपद था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के ये सभी क्षेत्रीय राज्य यानी कि पूरे 16 महाजनपद भारत में विकेंद्रीकरण एवं विभाजन का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। इनमें आपसी संघर्ष, विद्वेष तथा घृणा का वातावरण व्याप्त था। कालांतर में निचले राज्यों का विलय शक्तिशाली जनपदों में हो गया और कालांतर में ही यही केंद्रीकृत शासन का आधार बना। अब पढ़ते हैं राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जनपदों की शासन प्रक्रिया में भिन्नता थी। वज्जी एवं मल्ल में जहां गणतंत्रात्मक शासन था, वहीं शेष महाजनपदों में राजतंत्र था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि में, जो कि प्राचीन पूर्व दिशा में थे, राजा का सम्राट के लिए अभिषेक होता था। राजा का अभिषेक किया जाता था, फिर उसको सम्राट माना जाता था और यहाँ राजा सम्राट कहलाते थे। राजाओं को ही सम्राट कहते थे। राजा वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, एवं इन्हें वाजपेय यज्ञ का अधिकार था और ये वाजपेय यज्ञ कर सकते थे। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में सप्तत्व यानी कि यादव थे। इन लोगों में भोज्य राज्य संस्था थी। यहाँ का शासक भोज कहलाता था। जो यादव लोग थे उनके राजा को क्या कहते थे? भोज कहते थे। भोज निश्चित समय के लिए नियुक्त होते थे, लेकिन इन्हें निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाता था। इन्हें सर्वमेघ यज्ञ करने का अधिकार था। सर्वमेघ यज्ञ कर सकते थे। पश्चिम दिशा में सौराष्ट्र, कक्ष और सोबीर का शासन स्वराज्य कहलाता था और इसके शासक स्वराट कहलाते थे। यहाँ समानों में राजा यानी कि स्वराट श्रेष्ठ होता था। इन्हें अश्वमेघ करने का अधिकार होता था। यहाँ नीच और अपाच्य लोग थे। उत्तर दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु और उत्तर भद्रों के जो जनपद थे उनमें वैराज्य प्रणाली थी। वे विराट राजहीन जनपद थे। इन्हें पुरुष मेघ यज्ञ करने का अधिकार था। मध्य प्रदेश के कुरु, पांचाल, कौशल आदि में राज्यों के शासक को राजा कहा जाता था। गोपथ ब्राह्मण ने अन्य दिशाओं की तरह ही राजा को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार दिया था। उपर्युक्त शासन प्रणाली ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है, जो हम निम्न रेखा चित्र द्वारा भलीभांति समझ सकते हैं। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे बीच में दिया हुआ है राजा, यज्ञ, राजसूय, कुरु, पांचाल, कौशल। मतलब राजा कौन सी यज्ञ कर सकता था? राजसूय यज्ञ कर सकता था। और राजा कहाँ कहाँ पर होते थे? कुरु, पांचाल और कौशल। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम नॉर्थ में थे विराट हुआ करते थे। राजा को विराट कहते थे। और वो क्या कर सकते थे? मतलब बेसिकली वो उसको राजा मानते ही नहीं थे। वो अपने में से कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको इस बात का अधिकार था कि वो थोड़ा राजपाट ही संभालेगा, लेकिन शायद उतना अधिकार नहीं था उसको, ना ही उसकी उतनी रेस्पेक्ट नहीं हुआ करती होगी आई थिंक। पुरुष में एक यज्ञ का अधिकार होता था उसको। अब चलते हैं वेस्ट में, पश्चिम में। यहाँ पर स्वराट होते थे। नीच और उपाच्य लोगों में राजा श्रेष्ठ माना जाता था और उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का अधिकार होता था। अब चलते हैं साउथ में यानी कि दक्षिण। यहाँ पर जो राजा होते थे उनको बोलते थे भोज, और वो कौन होते थे? यादव। सर्वमेघ यज्ञ का अधिकार होता था इनको। अब चलते हैं ईस्ट में यानी कि पूरब में। तो यहाँ पर जो राजा होते थे उसको बोलते थे सम्राट, और उसको वाजपेय यज्ञ करने का अधिकार होता था। और ये कहाँ पर थे? मगध में, कलिंग में और बंग में। अब पढ़ते हैं आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लौह युग के सूत्रपात ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की। नए नए शहरों का उद्भव हुआ। सिक्कों का प्रचलन, व्यापार की प्रगति एवं नगरों का उत्थान इसी समय हुआ। मतलब ईसा पूर्व 6वीं शती की आर्थिक स्थिति की प्रमुख विशेषताएं थीं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? नए नए शहरों का उद्भव हुआ, यानी नए नए शहर बने। सिक्कों का प्रचलन हुआ, व्यापार भी बढ़ा, व्यापार में प्रगति हुई, नगरों का भी उत्थान हुआ। ये सब इसी की विशेषताएं हैं। उद्योगों के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ था। जैसे रथकार, कुम्हार, सुनार, धातुकार, बढ़ई एवं रेशम का काम करने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। कारीगरों की अपनी पृथक पृथक श्रेणियां थीं, जिनका प्रमुख जैनथक यानी अथवा सेट्टी या श्रेष्ठी कहलाता था। उनमें जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठी, देखा नहीं, सेठ वेठ आज भी तो कहते हैं, सेठी या श्रेष्ठ तब से नाम चला रहा है ये। कारीगर एवं श्रेष्ठी दो प्रमुख व्यापारिक वर्ग थे, एक कारीगर और एक सेठ। कृषि के विकास ने स्थायी जीवन एवं नगरों की बसाहट, मतलब बस जाना इधर से उधर, में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, यानी कि मजबूत हुई, इकोनॉमिक मजबूत हुई थी उनकी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध एम्पायर।
महाकाव्य पुराणों के माध्यम से जानकारी होती है कि मगध का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहद्रथ था। सबसे प्राचीन क्या है? बृहद्रथ। वसुपुत्र बृहद्रथ ने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। हालांकि डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध के इतिहास का प्रारंभिक हर्यक वंश के बिंबिसार के समय से होता है। ये एक इतिहासकार है हमारे डॉक्टर राय चौधरी। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हर्यक वंश की शुरुआत बिंबिसार के समय से होती है। इससे पूर्व का इतिहास अंधकारपूर्ण है, मतलब उसके बारे में कोई ठोस नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास है नहीं, एविडेंसेस हमारे पास है नहीं, तो हम उसको अंधकारपूर्ण मानते हैं। मतलब ना ही तो कोई सर्टेनिटी है, ना ही कोई क्लैरिटी है, तो ऐसे ही मान लेते हैं उसको, पर फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। अब पढ़ते हैं हर्यक वंश। 544 से 412 ईसा पूर्व, हर्यक डायनेस्टी। बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। यह बुद्ध का समकालीन था। जैन साहित्य में उसे श्रेनिक कहा गया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, परंतु बाद में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता के आधार पर उसने मगध साम्राज्य की नींव डाली। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महावग्ग में इसकी 500 रानियों का उल्लेख है, किंतु मुख्य निम्न थीं। वैसे तो कहा जाता है कि इनकी 500 रानियां थीं, लेकिन इनमें से 3 मुख्य थीं जिनको बिंबिसार ने राजनीतिक दृष्टि से शादी की थी, ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके और वो मजबूत बन सके। तो प्रथम रानी थी कौशल देवी। कौशल राज महाकौशल की पुत्री एवं प्रसेनजीत यानी कि पसेनदी, इसका नाम है प्रसेनजीत या पसेनदी, की बहन थी। इसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी मिल गई एवं कौशल व मगध मित्र बन गए। ये लो, एक शादी की तो एक तो उसे दहेज में काशी मिल गया, और कौशल और मगध उसके फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। दूसरी रानी थी पत्नी चेलना। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री थी। इस विवाह द्वारा बिंबिसार ने मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। अब इनको मगध की भी कोई उत्तरी सीमा मिल गई, या फिर उधर से भी मतलब फ्रेंडली व्यवहार हो गया इनका। और तीसरी पत्नी थी खेमा। ये मद्र देश यानी जो कुरु के समीप कोई देश है, मद्र देश की राजकुमारी थी। इस विवाह द्वारा उन्हें मद्रा लोगों का सहयोग एवं समर्थन भी प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। ऐसा अनुमान है कि बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक की सहायता से शासन करता था, इसलिए उसे उपराजा कहा गया है। बिंबिसार के समय ही प्रसिद्ध वैद्य जीवक एवं प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद राजगृह का निर्माणकर्ता भी हुए थे। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के उपचार हेतु उसके दरबार में भेजा था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। अब है अजातशत्रु। अब ये है 491 से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु कुनिक मगध का शासक बना। ये लो, जैन जनश्रुतियां उसे पितृहंता नहीं मानती। बौद्ध साहित्य में उसे कौशल देवी का एवं जैन साहित्य में चेलना का पुत्र बताया गया है। एक में कौशल देवी का बताया है, प्रथम रानी का, दूसरी में बताया है चेलना का, जो द्वितीय रानी थी। अपने पति की हत्या से दुखी कौशल देवी का देहांत हो गया। इसके बाद मगध और कौशल पुनः संघर्षरत हो गए। बाद में कौशल राजा प्रसेनजित ने अपनी कन्या वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा में आशातीत वृद्धि हुई। शुद्धि और बसकार यानी वर्षकार उसके 2 मंत्री थे। महायान ग्रंथ सुवर्ण वर्णावदान से अजातशत्रु के एक नए मंत्री प्रचंड का पता चलता है। वर्षकार चाणक्य के समान ही कूटनीतिज्ञ थे, यानी उनको पॉलिटिक्स का बहुत ज्ञान था, डिप्लोमेसी का। वज्जी संघ के साथ अजातशत्रु का दीर्घकालीन संघर्ष चला। गौतम बुद्ध से वर्षकार को वज्जी संघ की ताकत का अनुमान लगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक वज्जी संघ एकजुट है उन्हें कोई नेस्तनाबूद नहीं कर सकता, मतलब उनको अलग कोई नहीं कर सकता। अतः वर्षकार ने अपने गुप्तचरों द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवाई। उसी के पश्चात इस संघर्ष में अजातशत्रु को विजयश्री प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली कौशल भी इसी युद्ध में मारे गए थे। अजातशत्रु के काल में ही बुद्ध एवं महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब होता है स्वर्ग, एक तरह से।
बुद्ध की भस्म के एक भाग पर अजात शत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति, ये याद रखना, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी भैया? इसकी गुफा में हुई थी 483 ईसा पूर्व। का आयोजन भी अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। किसने करवाया था? अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत। उदायन, चलो उदायन के बारे में पढ़ते हैं। यह है 460 से 445 ईसा पूर्व। महावंश के अनुसार उदायन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। ये लो, उसने अपने पिता की कर दी, इसने अपने पिता की कर दी। उदायन ने गंगा, सोन तथा पुनपुन यानी कि गणक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से यहीं स्थानांतरित कर ली। यह सही अर्थों में जल दुर्ग था। अवंतिका मगध राज्य में सम्मिलित होना उदायन के समय की सर्वप्रमुख घटना थी। इस प्रकार अब मगध केंद्रीय भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया। अन्य शासक, उदायन के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारियों अनिरुद्ध, मुड़क और नागदशक ने क्रमशः 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। अंतिम राजा नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, मतलब उसको तो उतार दिया और खुद बैठ गया और शिशुनाग वंश की नींव डाली और फिर इस तरह से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ते हैं 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक यानी कि कांकवर्ण, कालाशोक कांकवर्णा 394 से 366 ईसा पूर्व। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक जो कि 394 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को ही पुनः अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति, यह कहाँ पर हुई थी ये भी देख लो। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। इसने लगभग 28 वर्ष शासन किया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्ष शासन किया। 10 पुत्र थे लेकिन शासन बस 22 वर्ष ही कर पाए। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व, द नंद डायनेस्टी। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की नींव डाली, पुराणों में उसका नाम महापद्मानंद मिलता है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों को शूद्र या निम्न वंशीय क्षत्रिय प्रमाणित करते हैं। महापद्मानंद यह मगध का सर्वशक्तिशाली नंद राजा था। पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा है। उसने एक राट की उपाधि धारण की। इसके समय भारतीय इतिहास में प्रथम बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। मतलब विशाल साम्राज्य सबसे पहले किसने बनाया था? महापद्मानंद ने। अंतिम शासक, पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्मानंद के 8 उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। अंतिम राजा सिकंदर का समकालीन घनानंद था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानी राजा सिकंदर ने आक्रमण किया। भट्टुशाल उसका सेनापति एवं संकटार और राक्षस क्रमशः उसके अमात्य थे। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी हम आपको कुछ स्मरणीय तथ्य बता देते हैं। षोडश महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध साहित्य के ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। अगुंतर निकाय के अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी षोडश महाजनपदों के नाम मिलते हैं। मगध साम्राज्य का इतिहास हर्यक वंश से आरंभ होता है। गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदायन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? शासक उदायन ने। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में हर्यक वंश के सम्राट अजातशत्रु के काल में हुआ था। पुराणों में नंदवंश के सर्वशक्तिशाली शासन महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। हर्यक सम्राट अजातशत्रु का मंत्री बसकार यानी कि वर्षकार मौर्य युगीन चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य के समान दूसरा कौन था जो उतना ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था, तो वो है वर्षकार। चलो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का
उदय या मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे।